एक है क्लॉसिस स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग machine to transfer heat from colder body to hotter body, without the aid of an external agency, बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के हीट एनर्जी को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के तरफ आप लोग मूव नहीं कर सकते बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के। बोलो सही है इतना। इसके बाद में हम लोग एक और स्टेटमेंट देखते हैं। इसके बाद में हम लोग ये जो हम लोगों ने देखा हीट इंजन, तो हीट इंजन को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि हीट इंजन जो है ये 4 स्टेप में होता है। हीट इंजन का जो पूरा वर्किंग फिनोमेना है वो 4 स्टेप में होता है। तो सबसे पहली स्टेप में क्या होता है कि मान लो किस तरीके से सिलेंडर है और सिलेंडर में गैस है एज अ वर्किंग सब्सटेंस। सिलेंडर की जो वॉल है ये कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है। द वॉल ऑफ द सिलेंडर आर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल द वॉल ऑफ द सिलेंडर आर मेड अप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। सिलेंडर की जो वॉल है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से बनी है, लेकिन जो बेस है ये बेस कैसा है, कंडक्टिंग मटेरियल से बना है। बेस जो है वो कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। अब इस सिलेंडर को अगर मैंने किसके ऊपर रख दिया, हीट सोर्स के ऊपर रख दिया। अगर इस सिलेंडर को मैंने हीट सोर्स के ऊपर रख दिया, हीट सोर्स जो है एट हाई टेम्परेचर T1 पर है। हीट सोर्स इज़ एट हाई टेम्परेचर T1। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, बराबर है। हीट सोर्स एक हाई टेम्परेचर T1 पे है, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है। तो क्या होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब किया, हीट सोर्स ने Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, जिसके कारण एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी। मतलब ये जो प्रोसेस है ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस के अंदर Q1 अमाउंट की हीट एनर्जी जा रही है और उसे गैस सिर्फ और सिर्फ अपना क्या बढ़ा रही है, मतलब गैस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस वर्क डन करेगी मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा, गैस एक्सपांड होगी। तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल एक्सपांशन। फिर मैंने क्या किया, इसी सिलेंडर को उठाया और इस सिलेंडर को उठा के किसके ऊपर रख दिया, एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया। ये क्या चीज़ है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब जैसे ही मैंने इस सिलेंडर को उठा के किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, तो यहाँ पर अब इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया तो नहीं हीट एनर्जी अंदर जाएगी, नहीं हीट एनर्जी अंदर से बाहर आएगी। तो यहाँ पर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखने के कारण गैस राइट नाउ एक्सपांड तो हो रही है क्योंकि उसके अंदर हीट एनर्जी जा चुकी थी, तो लेकिन हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन। राइट नाउ गैस ने काफ़ी वर्क डन कर चुका है, बराबर जितना मैक्सिमम वर्क डन करना था कर चुकी है। अब हम लोगों ने वर्क डन होने के बाद में, मतलब पिस्टन ऊपर जा चुका है, वर्क डन होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे। तो गैस को कंप्रेस करने के लिए अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ये क्या रहेगा आपका, हीट सिंक। दिस इज़ व्हाट दी हीट सिंक। तो हीट सिंक क्या करेगा, जो आपकी गैस एक्सपांड हो चुकी थी उस गैस से Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। हीट सिंक एट लोअर टेम्परेचर T2 पे काम करता है। हीट सिंक किस पे काम कर रहा है, एक लोअर टेम्परेचर T2 पे, और ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब अगर ये हीट सिंक ने Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो बट ऑब्वियस सी बात है कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2 गैस क्या होगी, ठंडी होगी, कॉम्प्रेस्ड होगी। तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसो थर्मल कॉम्प्रेशन। इसके बाद हम लोग गैस को पूरी तरीके से कंप्रेस करने के उद्देश्य से हम लोग इस सिलेंडर को वापस से किसके ऊपर रख देंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख देंगे। अब इंसुलेटिंग स्टैंड पर जैसे ही सिलेंडर को रखेंगे
अब नई हीट एनर्जी सिलेंडर के अंदर जाएगी, नई हीट एनर्जी सिलेंडर से बाहर आएगी। लेकिन ये गैस क्या हो रही है, गैस क्या हो रही है, कॉम्प्रेस हो रही है, क्योंकि उसका टेम्परेचर यहाँ पे लोअर टेम्परेचर T2 पर रख दिया था, हीट एनर्जी निकाल ली थी उसमें से, धीरे धीरे गैस और कॉम्प्रेस होगी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। बिना हीट एनर्जी के बिना हीट एनर्जी निकाले या फिर बिना हीट एनर्जी इंट्रोड्यूस किए आप गैस को क्या कर रहे हो, कॉम्प्रेस कर रहे हो। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल होगी, ये पूरी की पूरी क्या होगी, एक साइकिल, जिसमें आपका जो गैस है वो एक्सपांड भी हुआ, कॉम्प्रेस भी हुआ। एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन, जैसे गैस एक्सपांड हुई पिस्टन ऊपर गया, गैस कॉम्प्रेस हुई पिस्टन नीचे आया। ये एक साइकिल के दौरान क्या हुआ, सिलेंडर ये वर्क अपना का जो हीट इंजन है, हीट इंजन की एक साइकिल कंप्लीट हुई। अब जैसे कि तुम लोगों ने सिलाई मशीन में देखा होगा कि एक पेडिस्टल रहता है, पेडिस्टल को ऊपर नीचे करो तो वो बाजू में जो बड़ा सा व्हील होता है वो रोटेट होना स्टार्ट कर देता है। सेम वैसे ये ऑसिलेटरी मोशन है पिस्टन की ऑसिलेटरी मोशन क्रैंक की हेल्प से, क्रैंक मतलब एक ऐसा आप लोगों ने देखा होगा ना, उस सिलाई मशीन में जो पेडिस्टल रहता है, पेडिस्टल से एक रॉड किसको शिफ्ट जाता है, व्हील को जाता है, बराबर है ना। वो रॉड ऐसे से घूमता है और है ना, वो रॉड मूव होता है, मोस्ट प्रोबेबली लीनियर मोशन में मूव होता है वो रॉड, लेकिन जो व्हील है, व्हील सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है, बराबर है। सेम वही फिनोमेना हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये ऑसिलेटरी मोशन जो है पिस्टन की, इस मोशन को हम लोग सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देंगे, काहे की, व्हील की। डायग्राम की बातें करते हैं तो ये चारों स्टेप को हम लोग पीवी डायग्राम में बनाएंगे। जैसे कि इस तरफ क्या हो गया, प्रेशर हो गया, इस तरफ क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, बराबर है ना। सपोज़ हम लोग हैं पॉइंट ए पर। अब पॉइंट ए पर अब हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन, ये दिख रहा है आप लोगों को, आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो हम लोग देखते हैं कि जो आइसोथर्मल कर्व है वो उतना ज़्यादा स्टीप नहीं होगा, बराबर है किसके कंपैरिजन में, एडियाबैटिक के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सपोज़ टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। यहाँ पे क्या हो गया, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पे चले गए, यहाँ पे टेम्परेचर T1 ही होगा क्योंकि आइसोथर्मल का केस एक्सपांशन हुआ, लेकिन प्रेशर P2 हो जाएगा और वॉल्यूम V2 हो जाएगा। अब यहाँ से एडियाबैटिक का केस आएगा, तो एडियाबैटिक कर्व ज़्यादा स्टीप होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ है और टेम्परेचर कितना हो गया T2, प्रेशर कितना हो गया P3 और वॉल्यूम कितना हो गया V3। ये कौन सा केस है, एडियाबैटिक एक्सपांशन। इसके बाद में आप लोगों ने है ना, पहली स्टेप ये हो गई, दूसरी स्टेप ये हो गई, तीसरी स्टेप क्या थी, आपने सिलेंडर को किसके ऊपर रख दिया, हीट सिंक के ऊपर रख दिया। तो वहाँ पर नहीं है ना, हीट सिंक के ऊपर रखा, तो हीट सिंक में क्या होगा, Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिलेंडर से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो रहा है, मतलब इस तरीके का केस आएगा, वर्क डन नेगेटिव होगा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आप लोग पॉइंट ए से बी पर आए, बी से सी पर आए, अब सी से कहाँ जा रहे हो, आप पॉइंट डी पर जा रहे हो और यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे जो भी वर्क डन आएगा वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा वर्क डन। बोलो सही है इतना। आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन होने के बाद में यहाँ पर सपोज़ टेम्परेचर T2 है, प्रेशर P4 है और वॉल्यूम V4 है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इस सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया। और जैसे आपने सिलेंडर को इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखा तो अब यहाँ पे क्या होगा, एडियाबैटिक, बोलो बोलो क्या होगा, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन होगा। तो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हुआ, तो ये देखो एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो गया। तो अब वापस से यहाँ से कहाँ चले गए, पॉइंट ए पर चले गए। बोलो सही है। तो इस तरीके से पूरी की पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई और ये पूरी साइकिल के दौरान जितना भी वर्क डन हुआ होगा वो वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, एरिया ऑफ दिस लूप, बराबर। ये जो लूप यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लूप का जो एरिया रहेगा ये क्या शो करेगा, वर्क डन ड्यूरिंग दिस कंप्लीट साइकिल। बोलो सही है। अच्छा, अब यहाँ पे इंडिविजुअल वर्क डन हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आप ए से बी तक जाते हो तो कौन सा था, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ है। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए जो भी वर्क डन रहेगा वो वर्क डन का क्या फार्मूला रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू, बोलो NRT, सही है क्या, LN, नेचुरल लॉग डाल दिया ना, लॉग टू द बेस 10 नहीं डाला, और कितना रहेगा यहाँ पर V2/V1, सही है क्या। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, अरे बोलो ना, आइसोथर्मल में वर्क डन यही होता है, क्या होता है वर्क डन,
एन आर टी, है ना, लॉग टू द बेस V2/V1। तो ये जो वर्क डन है ये क्या रहेगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है अंदर का, ये पीवी डायग्राम के अंदर में ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, ये वर्क डन रिप्रेजेंट करेगा। बोलो क्लियर है। इसके बाद में एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए, तो एडियाबेटिक एक्सपांशन के लिए क्या था फॉर्मूला, याद है क्या, वर्क डन का एन आर, है ना, डिवाइड बाय गामा -1, और यहाँ पे कितना रहेगा T1 - T2, तो यहाँ पे T1 - T2। बोलो सही है। और ये भी कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्व के अंदर का, है ना, ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया। अब ये दोनों वर्क डन पॉजिटिव थे, ये भी वर्क डन पॉजिटिव था, ये भी वर्क डन पॉजिटिव था, सपोज इट इज़ W2। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है। तो कॉम्प्रेशन हो रहा है मतलब ये पूरा एरिया नेगेटिव में रहेगा वर्क डन। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के लिए सपोज वर्क डन W3 है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, मतलब NRT, सही है। कौन सा टेम्परेचर रहेगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे भी T को नाम नहीं दिया, यहाँ पे टेम्परेचर कितना है T1, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, आइसोथर्मल है, टेम्परेचर T2, क्या रहेगा ln ऑफ V2/V1, कितना है यहाँ पे V4 है ना, V4/V3, V4/V3। बोलो सही है। इसके बाद में एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए जो आपका वर्क डन रहेगा, वर्क डन W4 इज इक्वल टू कितना रहेगा, यहाँ से यहाँ जा रहे हो आप लोग, बोलो NR, हाँ कितना T2, कितना है T2 - T1, इनिशियल टेम्परेचर T2 - फाइनल टेम्परेचर T1 डिवाइड बाय गामा -1। तो अगर आपको नेट वर्क डन निकालना है तो ये वर्क डन भी नेगेटिव रहेगा क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, ये दो वर्क डन पॉजिटिव है एक्सपांशन के, ये दो वर्क डन नेगेटिव है कंप्रेशन के। अगर आपको टोटल वर्क डन निकालना है तो ये वाला वर्क डन प्लस ये वाला वर्क डन प्लस ये प्लस बोल रहा हूँ लेकिन होंगे ये सब्ट्रैक्ट। तो देखना 2 मिनट ध्यान से, ये पूरा वर्क डन, ये पूरा कहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा वर्क डन एक्सपांशन का, प्लस ये पूरा भी एक्सपांशन का। अब इसमें माइनस होगा, कहाँ से यहाँ तक माइनस हो गया नीचे का, और फिर दूसरा कंप्रेशन का ये वाला भी माइनस हो गया। तो ये जो शेडेड एरिया है, सिर्फ शेडेड एरिया बचा है। तो मतलब नेट वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल, पूरी साइकिल के दौरान नेट वर्क डन कितना रहेगा, एरिया ऑफ दिस शेडेड पार्ट, ये शेडेड पार्ट का एरिया। बोलो क्लियर है इतना। तुम लोग जानते हो साइक्लिक प्रोसेस है सर, साइक्लिक प्रोसेस है मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी कितनी रहेगी, 0, बराबर है ना। चलो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ये कर्व देखा था, ठीक है, किसके लिए, हीट इंजन की कंप्लीट साइकिल के लिए। अब अगर हम लोग हीट इंजन की कंप्लीट साइकिल देखते हैं तो अब हम लोग बात करें इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी। तो कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, हीट सोर्स और हीट सिंक के। हीट सोर्स और हीट सिंक का जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके ऊपर पूरी तरीके से इंजन की इफ़िशियंसी डिपेंड करती है, सही है। तो अगर हम लोग इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो इफ़िशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, इन आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये आपका इफ़िशियंसी का फार्मूला है। तो आउटपुट का मतलब क्या हो गया कि भैया हमें इंजन के आउटपुट में क्या चाहिए, इंजन से हमें एक्सपेक्टेड क्या है, वर्क डन। तो आउटपुट में हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन डिवाइड बाय इनपुट। तो हम लोगों ने इंजन को इनपुट में आखिर दिया क्या, इनपुट में हीट एनर्जी दिया। कितने अमाउंट की हीट एनर्जी दिया, Q1 अमाउंट की हीट एनर्जी। कहाँ से दिया था, हीट सोर्स से। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि पूरी प्रोसेस के दौरान जो नेट वर्क डन था, पूरी प्रोसेस के दौरान जो भी नेट वर्क डन था वो कितना होगा। तो यहाँ पर सपोज़ वर्क डन W1 है, ये W2 है, ये वर्क डन W3 है और ये वर्क डन W4 है, सही है। W1, W2, W3 एंड W4। तो आप देखो W2 और W4 आप लोगों को सेम लाइन पे दिख रहा है, W2 और W4 समहाउ सेम ही है। एक तरफ एडियाबेटिक एक्सपांशन है और दूसरी तरफ एडियाबेटिक कंप्रेशन है, सही है। तो हम लोग बोलेंगे
कि वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल, नेट वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल दैट इज W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। लेकिन यहाँ पर W3 और W4 को हम लोग नेगेटिव में लिखते हैं, ये नेगेटिव वर्क डन होगा। अब ये नेगेटिव वर्क डन क्यों है W3 और W4? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। फिर हम लोगों ने बोला कि सर ये जो वर्क डन 4 है और वर्क डन 2 है, ये वर्क डन 4 और वर्क डन 2 समहाउ इक्वली है। बोले क्यों? सर एक में एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है और एक में क्या हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो ये वर्क डन और ये वर्क डन कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, वर्क डन W1 माइनस वर्क डन W3। अब W1 का मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन, मतलब ये पूरा एरिया। और W3 का मतलब क्या हो गया, ये एरिया को हटा दिया, है ना, ये नीचे का इतना एरिया हटा दिया। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया बचा, बराबर है ना। ऊपर का एरिया अलग है, ऊपर का एरिया क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का एरिया ये पूरा ऐड होगा, और जिसमें से ये कॉम्प्रेशन के कारण ये वाला नीचे वाला एरिया क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें बचा क्या, सिर्फ ये वाले कर्व का एरिया, है ना, ये दो लाइन के बीच का सिर्फ एरिया बचा। तो इज इक्वल टू आप लोग क्या बोलोगे, एरिया ABCD। जैसे कि अगर सपोज पॉइंट A है, ये सपोज पॉइंट B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। बस ये एरिया हमारे पास में बचा हुआ है। अब हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि इफ़िशेंसी हम लोग बात कर ही रहे थे कि इफ़िशेंसी इज इक्वल टू क्या होता था, आउटपुट मतलब वर्क डन डिवाइड बाय Q1। तो अगर हीट फ्लो का डायग्राम अगर आप देखते हो एनर्जी फ्लो का, तो एनर्जी फ्लो के डायग्राम में आप लोगों ने क्या देखा था, ये था हीट सोर्स, यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आई थी, ये था वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पे Q2 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो गई थी, और बची हुई एनर्जी से हम लोग क्या कर रहे थे, वर्क डन। तो यहाँ पे एनर्जी फ्लो डायग्राम देखो तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ये वर्किंग सब्सटेंस में आपकी आई थी, बराबर है। तो Q1 इज़ अ सोर्स, Q1 अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आई है जिसके कारण वर्क डन होगा, बाकी एनर्जी रिजेक्ट होगी। मतलब Q1 इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क डन, Q1 इज इक्वल टू वर्क डन प्लस Q2 है। Q1 इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क डन प्लस Q2। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्म, वर्क डन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, Q1 माइनस Q2। तो Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय कितना है यहाँ पर, Q1, दैट इज इफिशिएंसी इज इक्वल टू Q1 इसके भी नीचे जाएगा, इसके भी नीचे, Q1 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, दैट इज़ 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1, दिस इज़ व्हाट द इफिशिएंसी। तो ये क्या हो गई, आपकी इफिशिएंसी हो गई। बोलो क्लियर है इतना? आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो कि वर्क डन डिवाइड बाय Q1 दैट इज़ 1 माइनस Q2 बाय Q1। तो 1 माइनस Q2 बाय Q1 जो है, Q2 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन W2 समझ लो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में आप लोग क्या बोल रहे हो कि वैसे तो एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी का कुछ उसमें हम लोग बोल नहीं सकते, चेंजेस तो आते ही है इंटरनल एनर्जी में। तो जो भी हीट एनर्जी देंगे उससे टेम्परेचर भी बढ़ेगा और साथों साथ वर्क डन भी होगा। तो लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक Q2 और यहाँ से यहाँ तक क्या है, Q2 बाय Q1 था। तो Q1 में हम लोग ये देख रहे थे कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो एनर्जी कितनी थी, Q1 थी। किसके दौरान, आइसोथर्मल एक्सपांशन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई वो एनर्जी कितनी थी, Q1। और ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है यहाँ पर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के दौरान, ये जो एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ये एनर्जी कितनी है, Q2 है। सही है।
तो मतलब Q1 जो है वो भी आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए थी और Q2 जो है वो क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए थी, बराबर है। तो हम लोग ये Q2/Q इसी को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 और Q1। तो यहाँ पर जो Q2 और Q1 है ये कौन से केसेस में आ रही है, आइसोथर्मल के केस में आ रही है। तो आइसोथर्मल के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना रहेगा, 0। अरे आइसोथर्मल केस है ना, मतलब टेम्परेचर कैसा बना रहेगा, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होगा। तो भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यों 0 हो गई, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो जो भी हीट एनर्जी तुम दे रहे हो या ले रहे हो वो हीट एनर्जी सीधे तौर पे काय में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में, बराबर, क्योंकि कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपांशन पकड़ लो आप, तो यहाँ पर आप जितनी भी हीट एनर्जी दे रहे हो Q1 अमाउंट की, ये हीट एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी इस प्रोसेस के दौरान जो भी वर्क डन होगा उसमें। तो आप लोग क्या बोल सकते हो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन कितना था बताओ जरा, nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1, बोलो सही है, डिवाइड बाय। अब यहाँ पे बताना, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। तो आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के लिए जो भी हीट एनर्जी आएगी वो कितनी रहेगी, ज़रा बताना, तो बताओ देख के। वही केस हो जाएगा, जो भी हीट एनर्जी रिजेक्ट कर रहे हो वो किसके इक्वल रहेगी, वर्क डन के इक्वल रहेगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी कितनी रहेगी, 0। तो आप लोग बोलोगे NR, अच्छा ऊपर में Q2 था ना, तो यहाँ पे कितना, ये Q2 है बेटा, ऊपर में Q2 है, मतलब कौन सा केस है, ये वाला। तो ये वाला केस है तो कितना आना चाहिए, nRT2। यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, V4 है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, V3 है, बोलो सही है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, nRT1 ln ऑफ V2/ कितना रहेगा, V2/V1, बोलो क्लियर है इतना। तो इस तरीके से भी आप वर्क डन को, इफ़िशियंसी को देख सकते हो। ये इफ़िशियंसी 1 माइनस Q2/Q1, Q2 मतलब हीट रिजेक्टेड जो कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन का कहानी है, और Q1 मतलब हीट एंटर्ड इन द सिस्टम जो कि आइसोथर्मल एक्सपांशन की कहानी है। आइसोथर्मल का केस है, इसलिए हीट एनर्जी को डायरेक्टली किससे रिलेट किया है, उस प्रोसेस के वर्क डन से। जैसे कि Q2 यहाँ पर रिजेक्ट हो रही थी, तो यहाँ पर जो भी वर्क डन होगा वो Q2 है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी चेंज में आने वाला चेंज 0 हो जाएगा, जो भी हीट एनर्जी हो वर्क डन के इक्वल। सेम वैसे यहाँ पे। तो ये भी एक फार्मूला बनता है, किस चीज़ का फार्मूला है ये, इफ़िशियंसी का। यहाँ पर इस इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन में एक और कंसेप्ट आएगा। पॉइंट B और C को आप लोग ऑब्जर्व करना, पॉइंट B और C को। ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट C है, ये एडियाबेटिक एक्सपांशन का केस है। पॉइंट B और C जो है ये कैसा है, एडियाबेटिक एक्सपांशन का केस है। अगर हम लोग पॉइंट B और C को अच्छे से देखते हैं, फॉर पॉइंट B एंड C हम लोग बोल सकते हैं कि लाइज ऑन पॉइंट B एंड C लाइज ऑन सेम एडियाबेटिक कर्व। पॉइंट B और C जो है वो कैसे है, सेम एडियाबेटिक कर्व पे है। पॉइंट B एंड C लाइज ऑन सेम एडियाबेटिक कर्व। पॉइंट B और पॉइंट C दिख रहा है, पॉइंट B और पॉइंट C कहाँ पर है, सेम एडियाबेटिक कर्व के ऊपर है, सही है ना। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एडियाबेटिक का, टेम्परेचर और वॉल्यूम का है रिलेशन ध्यान में। एडियाबेटिक के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम का क्या है, T(V⁻⁴ Γ-1, सही है ना। तो फॉर सेम एडियाबेटिक प्रोसेस T1, यहाँ पर टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम कितना है V2 Γ-1 इज इक्वल टू यहाँ पर टेम्परेचर T2 V3⁻⁴ Γ-1 बोल सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, T1/T2 इज इक्वल टू V3/V2, पावर सेम रहेगा Γ-1, बोलो सही है। दिस इज़ व्हाट द इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर V3/V2 जो है, V3/V2 ये हो गया एडियाबेटिक
एक्सपांशन का रेशो ऑफ एडियाबेटिक एक्सपांशन बराबर है ना, याद रखना V3/V2 इट इज़ द रेशो ऑफ एडियाबेटिक एक्सपांशन, ये एडियाबेटिक एक्सपांशन का रेशियो है कौन, V3/V2। सिमिलरली जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, मतलब D2A जब जा रहे हो, तो D2A भी किसका रेशियो है, एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन का, है ना। तो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन का रेशियो अगर है सेम एडियाबेटिक कर्व, कहाँ से कहाँ तक, D से A तक, तो यहाँ पर भी कहानी क्या बनेगी, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T2, वॉल्यूम है V4 टू द पावर गामा-1, और वहाँ पर टेम्परेचर कितना है T1 और कितना रहेगा V1 टू द पावर गामा-1। तो यहाँ पे क्या बोलोगे T1/T2, ये T1 था, T2 भी इधर ला लिया, यहाँ पे V4 डिवाइड बाय V1 टू द पावर गामा-1। बोलो सही है इतना। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करना। तो इक्वेशन नंबर 1 में T1/T2, इक्वेशन नंबर 2 में भी T1/T2 है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर ऑब्जर्व किया तो तुम लोग बोलोगे देखो सर ये साइड अगर इक्वल है तो V3 डिवाइड बाय V2 इज इक्वल टू V4 डिवाइड बाय V1। यहाँ पर भी गामा-1 था, यहाँ पर भी गामा-1 हो गया, पावर कैंसिल हो गए, क्या बचा V3/V2 इज इक्वल टू V4/V1 बराबर है, V3/V2 इज इक्वल टू V4/V1। तो V3/V2 क्या था, तो V3 ये था बाय V2, ये था एडियाबेटिक एक्सपांशन का रेशो और ये है एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन का रेशो V4/V1 बराबर है क्या। तो आप लोग इसको और दूसरी तरीके से भी अरेंज कर सकते हो, इसको V3/V4 बोल सकते हो, बोल सकते हैं ना, V3/V4, इसको रीशफल भी कर सकते हो ना। तो कैसे बोल सकते हो इसको, V3 डिवाइड बाय V4, V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1, इस तरीके से भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने इफ़िशेंसी की बात की थी, तो इफ़िशेंसी में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो वर्क डन हम लोगों का चल रहा था एडियाबेटिक प्रोसेस का, तो या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन देखो, तो यहाँ पे वर्क डन में कितना था NR बताओ T1, नेचुरल लॉग ऑफ कितना था बोलो V2/V1 था। और यहाँ पर आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के लिए भी वर्क डन कितना था NR, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है T2 और कितना था नेचुरल लॉग ऑफ V4 डिवाइड बाय कितना है ये V3 था, सही है। तो आप लोग यहाँ पे ये देखोगे कि V4/V3 और V2/V1 ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई, नहीं हुआ क्या, यहाँ पे कितना होना था V2/V1 सही है, और यहाँ पे कितना होना था V4/V3 V3/V4 इज इक्वल टू V2/V1, हाँ ये सही है। तो कहीं पर अगर log टू द बेस log ऑफ V3/V4 है, उसके बदले आप log ऑफ V2/V1 लिख सकते हो। तो इफ़िशेंसी का जो केस है, हम लोगों ने जो अभी थोड़ी देर पहले इफ़िशेंसी का फॉर्मूला देखा था, तो इफ़िशेंसी के फॉर्मूले में हम लोगों ने क्या देखा था थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हम लोगों ने इफ़िशेंसी का एक फार्मूला डिराइव किया था, और इफ़िशेंसी के फार्मूले में हम लोगों ने ये देखा था कि इफ़िशेंसी इज इक्वल टू 1 माइनस कितना था 1 माइनस R T2, याद आ रहा है क्या, 1 माइनस Q2/Q1 था इफ़िशेंसी। तो Q2 और Q1 ये आइसोथर्मल वाला केस थे, आइसोथर्मल, ये Q2 मतलब आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन और Q1 मतलब
आइसोथर्मल एक्सपांशन। एक्चुअली Q2 और Q1 क्या है, Q2 क्या है, हीट एनर्जी रिजेक्टेड, और Q1 क्या है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। लेकिन ये आइसोथर्मल के केस में मतलब जितनी हीट एनर्जी आ रही है उतना ही क्या हो रहा है, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। तो ये जो Q2 था, Q2 के बदले मैंने लिखा था nRT, कितना था nRT, ये वाला कितना था T2, कितना था ln ऑफ, बोलो V4/V3, सही है। और नीचे में कितना था Q1, तो Q1 मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बराबर है ना, ये तो रिजेक्टेड वाली थी। तो Q1 के लिए कितना था nRT1, और यहाँ पे कितना था ln ऑफ V2/V1, nRT1 ln ऑफ V2/V1। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, देखो V3/V4 बोलो या फिर V2/V1 बोलो, दोनों सेम रहेगा। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, आप ये जो Q2 बोल रहे हो ये क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, बराबर है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। मतलब ये जो वर्क डन रहेगा Q2 वाला, ये वर्क डन कैसा रहना चाहिए सर, नेगेटिव रहना चाहिए, बोलो हाँ या ना। अब अगर ये वाला वर्क डन नेगेटिव है तो मैं ये जो माइनस साइन है दिख रहा है क्या, ये 1 माइनस ये कितना रहेगा nRT2, सही है। ये माइनस साइन को अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया -1 नेचुरल लॉग ऑफ V4/V3, और नीचे में कितना आएगा nRT1 नेचुरल लॉग ऑफ V2/V1। तो ये माइनस साइन लॉग के सामने में है, बराबर है, तो ये माइनस साइन किधर चले जाएगा, यहाँ पे चले जाएगा पावर, सही। और जैसे ही पावर यहाँ पे जाएगा तो यही इक्वेशन कितना दिखेगा, 1 माइनस nRT2 ln ऑफ V3/V4 डिवाइड बाय nRT1 ln ऑफ V2/V1। तो अब देखना ln ऑफ V3/V4, ये देखो V3/V4 और V2/V1 सेम नहीं होगा क्या, अगर V3/V4 और V2/V1 सेम है तो ln ऑफ V3/V4 और ln ऑफ V2/V1 भी कैसा रहेगा, सेम। तो ये टर्म कट गई, nr कट गया। इन शॉर्ट इफ़िशियंसी का एक और फार्मूला डेवलप हो गया, 1 माइनस T2/T1। इफ़िशियंसी का एक और फार्मूला आ गया, और वो फार्मूला कितना है, 1 माइनस T2/T1। बोलो सही है क्या भाई, बोलना भाई सही है क्या, पक्की बात है इतनी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, पक्का। अच्छा देख, एक्चुअल में ये फार्मूला क्या होना था, Q2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, nRT2 ln ऑफ V4/V3। लेकिन एक कैसा वर्क डन है, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा साइन देना है, माइनस साइन। लॉग में ये साइन इधर ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, V3/V4। लेकिन हम लोग थोड़ी देर पहले ही देखा है कि V3/V4 इज इक्वल टू कितना होता है, V2/V1। तो बच्चों हमारे पास इफ़िशियंसी के कितने फार्मूले हो गए, जरा एक बार बताना तो। इफ़िशियंसी के कितने फार्मूले, सबसे पहले इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, सबसे पहला फार्मूला कितना रहेगा 1, अच्छा सबसे पहला फार्मूला कितना रहेगा, वर्क डन मतलब आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, सही है। दूसरा इफ़िशियंसी का फार्मूला कितना रहेगा, 1 माइनस Q2/Q1। तीसरा इफ़िशियंसी का फार्मूला कितना रहेगा, nRT2 ln ऑफ, अच्छा देखो ये माइनस साइन यहाँ वाला अगर है तो कितना बोलोगे, V4/V3, बोलो सही है ना, सही है ना। और अगर ये माइनस साइन नहीं लिखता हूँ तो क्या बोलोगे, V3/V2, और नीचे में कितना रहेगा, nRT1 ln ऑफ कितना, यहाँ पे 4 था ना, V3/V4, और यहाँ पे कितना था रहेगा, V2/V1, सही है। लेकिन ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, nr कैंसिल हो जाएगा, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1। तो एक ये फार्मूला याद रखना है, एक ये फार्मूला याद रखना है, और एक ये फार्मूला याद रखना है। ये क्या चीज़ है, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल या फिर इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, बोलो सही है इतना। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या था कि कार्नोट साइकिल में ये जो रेशो है V2/V1 एंड
V3 बाय V4 are respectively known as isothermal expansion ratio and isothermal compression ratio। ये जो है ये क्या चीज़ है, आइसोथर्मल एक्सपांशन रेशो, और ये क्या चीज़ है, आइसोथर्मल कंप्रेशन रेशो। और ये दोनों रेशो एक दूसरे से इक्वल है, बराबर है। ये दोनों रेशो कैसे एक दूसरे से इक्वल है। आप इफ़िशेंसी को और ऐसे भी देख सकते हो कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि T1 V1 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1। याद है ये वाला केस, अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना अपन ने। तो हम लोग यही इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन ये भी बना सकते हैं कि T1 बाय T2 इज इक्वल टू कितना, V2 बाय V1, V2 बाय V1 टू द पावर गामा माइनस 1, या फिर V3 बाय V4 टू द पावर गामा माइनस 1। ये अपन ने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है, ये अपन ने ऑलरेडी इसके पहले डेरिवेशन में देखा हुआ है। ठीक है इतना। चलो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ऑन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बोला कार्नोट इंजन ऑपरेट विद एन एफिशिएंसी ऑफ 40% विथ इट सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़िशेंसी जो है वो कितनी है, 40% है। अ कार्नोट इंजन ऑपरेट विद एन एफिशिएंसी ऑफ 40% विद इट सिंक एट, सिंक का टेम्परेचर मतलब T2 जो है वो कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। तो T2 इज इक्वल टू 27 प्लस 273 मतलब कितना हो गया, 300 केल्विन। दिस इज व्हाट द टेम्परेचर T2। बाय व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज विद द एम टू इंक्रीज द एफिशिएंसी बाय 10%। ओके, एक बात बताना कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना हो गया, 1 माइनस T2 बाय T1। तो एफिशिएंसी है 40% मतलब 40 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 है 300 डिवाइड बाय T1, दैट मीन्स 0.4। सही है। और ये वाली टर्म नेगेटिव वाली टर्म इधर आएगी, तो प्लस 300 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू 1। तो 300 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4। तो कितना होगा, 300 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पर 300 डिवाइड बाय 0.6 इज इक्वल टू T1। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि T1 इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 6 दैट इज़ 500 केल्विन। दिस इज़ व्हाट द वैल्यू ऑफ T1। तो पहले सोर्स का टेम्परेचर कितना था, 500 केल्विन हो गया। बाय व्हाट अमाउंट शुड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स बी इंक्रीज विद एन एम टू इंक्रीज द इफिशिएंसी बाय 10%। अब सोर्स का टेम्परेचर और कितना बढ़ाओगे ताकि इफिशिएंसी 10% से बढ़ जाए। राइट नाउ इफिशिएंसी कितनी थी, राइट नाउ इफिशिएंसी कितनी थी, 40%। तो राइट नाउ अगर पहले इफिशिएंसी 40% थी तो अब ये इफिशिएंसी 40% से 10% और बढ़ गई, तो मतलब इफिशिएंसी कितनी हो गई, 50% हो गई, बराबर है। तो अगर इफ़िशिएंसी 50% हो जाती है
तो इफ़िशेंसी का फार्मूला 1 माइनस T2/T1, तो मतलब 50% है, मतलब 50/100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2, T2 मतलब टेम्परेचर ऑफ सिंक, एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक इज़ 300 डिवाइड बाय T1। सही है। तो यहाँ पे कितना हो गया 0.5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना रहेगा ये माइनस 300 डिवाइड बाय T1, मतलब माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस 300 डिवाइड बाय T1। तो T1 इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाय 0.5, दैट इज़ 300 डिवाइड बाय 1/2, दैट इज़ 600 केल्विन। तो टेम्परेचर आपको कितने से बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ पर T1 था कितना 500 केल्विन, और यहाँ पर टेम्परेचर कितना था 600 केल्विन। तो टेम्परेचर में जो चेंज आया T1 के वो कितना आया 100 केल्विन, दैट इज़ योर आंसर। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कार्नोट इंजन विथ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। अगर मोनोएटॉमिक गैस है मतलब गामा की वैल्यू कितनी हो गई 5/3। सही है। एंड एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो इज़ 2। इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग खर्च होगा। एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो, एक्सपांशन है वो भी कैसा है एडियाबैटिक, मतलब सोच लो वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहे हो तुम। देख सबसे पहला V1 से V2 आइसोथर्मल एक्सपांशन, फिर V2 से V3 मतलब एडियाबैटिक एक्सपांशन बराबर है। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो मतलब V3 डिवाइड बाय V2। सही है क्या। तो एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो मतलब क्या हो गया V3 डिवाइड बाय V2, और इसकी वैल्यू तुमको कितनी दी गई है 2 दी गई है। एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो देखो अपन ने अभी डेरिवेशन सॉल्व करते समय एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो भी लिखा है और आइसोथर्मल एक्सपांशन रेशो भी लिखा हुआ है। तो V3/V2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। एफिशिएंसी का ये एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो के टर्म में हमारे पास में फार्मूला है, और वो फार्मूला क्या है एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/ρ टू द पावर गामा माइनस 1। बोलो सही है। 1 माइनस 1/ρ टू द पावर गामा माइनस 1। एक्चुअली एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना रहता है 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। सही है। ये फार्मूला अपन ने देखा था, लेकिन हम लोगों ने बात की थी ना क्या कि T1/T2 इज इक्वल टू कितना, एक्चुअल में क्या था TV टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे T2 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना T3 V3 टू द पावर गामा माइनस 1। सही है। तो यहाँ पर अगर आप डायग्राम को अपनी याद करते हो कार्नोट साइकिल की जो डायग्राम थी ग्राफ था, वो ग्राफ को अगर तुम ध्यान में रखते हो तो ग्राफ किस तरीके से था, इस तरीके से ये ग्राफ था। तो यहाँ पे टेम्परेचर था T1, यहाँ पे टेम्परेचर था T2, क्योंकि ये आइसोथर्मल था और ये कितना था एडियाबैटिक। तो मतलब यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे टेम्परेचर T1 था और यहाँ पे टेम्परेचर T2 था। यहाँ पे वॉल्यूम V2 था और यहाँ पे वॉल्यूम V3 था, और ये कौन सा कर्व था एडियाबैटिक एक्सपांशन का कर्व था। तो आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पर T1 V2 टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V3 टू द पावर गामा माइनस 1। तो अगर आपको T2/T1 देखना है तो T2/T1 इज इक्वल टू V2/V3 टू द पावर गामा माइनस 1। बोलो सही है। और हम लोगों ने V3/V2 को याद रखना, एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो हम लोग किसको लेते हैं V3/V2 को। V3/V2 एडियाबैटिक एक्सपांशन रेशो है, मतलब V3/V2 हम लोग को यहाँ पे 2 दिया हुआ है रेशो, फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। तो ये फार्मूला कैसे है, ये क्वेश्चन मार्क था। तो सबसे पहले एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 है, तो T2/T1 मतलब कितना V2/V3 टू द पावर गामा माइनस 1। तो हम लोगों को V3/V2 की वैल्यू 2 दी गई थी, तो V3/V2 की, लेकिन ये तो V2/V3 मतलब 1/2 टू द पावर गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू कितनी है 5/3, तो 5/3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 2/3। तो यहाँ पे कितना रहेगा 1 माइनस
1/2 टू द पावर कितना 2/3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, आपको क्या आ जाएगी एफिशिएंसी, और ये आएगा 37%। मतलब इसको सॉल्व करने पर आंसर आना चाहिए 0.37। ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में अ कार्नोट हीट इंजन वर्क बिटवीन दिस टू टेम्परेचर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर कोई ऐसी मशीन है जो कि दो फिक्स टेम्परेचर के बीच में काम कर रही है तो उन मशीन्स की इफ़िशियंसी सेम रहेगी। कार्नोट हीट इंजन की इफ़िशियंसी सीधे तौर पर टेम्परेचर ऑफ सोर्स और टेम्परेचर ऑफ सिंक के ऊपर डिपेंड करती है। इन दोनों सोर्स और सिंक के बीच में जो भी टेम्परेचर डिफरेंस रहता है उसके ऊपर कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी डिपेंड करती है। तो सबसे पहला T1 की वैल्यू है 427 डिग्री सेल्सियस और T2 की जो वैल्यू है वो 27 डिग्री सेल्सियस। प्लस 273 करेंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पे प्लस 273 करेंगे, तो ये कितना हो गया 4 2 6 और 1 7 700 केल्विन, और ये कितना हो गया तुम्हारा 300 केल्विन। दिस इज़ व्हाट द T1 एंड दिस इज़ व्हाट द T2। एक तरफ T1 हो गया, दूसरा ये आपका T2 हो गया। सही है। एफिशिएंसी मतलब कितना 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1, मतलब 1 माइनस 300 डिवाइड बाय 700, मतलब 700 माइनस 300 डिवाइड बाय 700, मतलब कितना हो गया 400 डिवाइड बाय 700, दैट मीन्स 4/7। तो ये क्या हो गई आपकी एफिशिएंसी। सही है। अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट शुड इट कंज्यूम पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी हीट एनर्जी कंज्यूम करेगा टू डिलीवर द मैकेनिकल वर्क एट अ रेट ऑफ 1 किलोवाट। तो मतलब 1 किलोवाट मैकेनिकल वर्क होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि इफ़िशियंसी इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय हीट एनर्जी कंज्यूम्ड। तो इफ़िशियंसी के बदले कितना जाएगा 4/7। वर्क डन कितना होना है 1 किलो है, मतलब 10⁻³ वाट मतलब जूल पर सेकंड, और यहाँ पे क्या हो गया Q1, तो Q1 उस तरफ जाएगा, तो Q1 इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4, मतलब कितना हो गया 4 1 जो 4 5 6 7 4 4 7 जा 28 बराबर है ना 4 5 और 1.75 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स 1.75 किलो जूल पर सेकंड, इतनी हीट एनर्जी। सही है, 1.75 किलो जूल पर सेकंड, इतनी हीट एनर्जी वो पर सेकंड में एब्जॉर्ब करेगा। तो बच्चों अभी हम लोगों ने कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, कार्नोट हीट इंजन अच्छे से पढ़ा। तो कार्नोट हीट इंजन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर हमें, है ना, जो कि हमें देखना है। तो सबसे पहला कि जब कभी भी हम लोग इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस कितना T2 डिवाइड बाय T1, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि कार्नोट साइकिल की जो इफ़िशियंसी है वो ना ही Q1 के ऊपर, मतलब सिस्टम कितनी हीट एनर्जी एक सेकंड में एब्जॉर्ब कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिंक एंड सोर्स। सिंक और सोर्स के बीच का जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उसके ऊपर इफ़िशियंसी डिपेंड करेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि इफ़िशियंसी डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक। इसकी इफ़िशियंसी पूरे तौर पर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक के ऊपर डिपेंड करेगी। बराबर है। नॉट डिपेंड ऑन, विल नॉट डिपेंड्स ऑन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिजेक्ट पर सेकेंड। एक सेकंड में कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम या फिर रिजेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़िशियंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 है। तो ये जो रेशो है कौन सा T2 बाई T1, ये रेशो हमेशा कैसा रहना चाहिए 1 से छोटा रहना चाहिए। T2 बाई T1 ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि ऑब्वियस से बात है T2 मतलब क्या है टेम्परेचर ऑफ सिंक, लोअर टेम्परेचर है, और T1 मतलब क्या है टेम्परेचर ऑफ सोर्स,
हायर टेम्परेचर है। तो ये डिफरेंस हमेशा कैसा रहेगा, T2/T1 हमेशा 1 से कम रहेगा, बराबर है। और जिसके कारण देयरफॉर 1 माइनस T2/T1 ये जो इफ़िशेंसी रहेगी ये हमेशा अच्छी खासी आएगी। कब? जब T2/T1 हमेशा 1 से कम रहेगा। तीसरा केस है कि इफ़ अगर इफ़िशेंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 है, लेकिन T2 और T1 अगर एक दूसरे से इक्वल हो गया तो क्या होगा, T2 और T1 एक दूसरे से इक्वल हो गया तो 1 माइनस 1 मतलब इफ़िशेंसी कितनी हो गई आपकी 0। अगर T2 और T1 एक दूसरे से इक्वल हो गया तो इफ़िशेंसी पूरी तरीके से कितनी हो जाएगी 0। हम लोग बोलेंगे कि इफ़िशेंसी टू बी 1 कब हो सकती है, इफ़िशेंसी 1 कब हो सकती है फॉर एन आइडियल इंजन, जैसे कि चौथा एक पॉइंट है, फॉर आइडियल इंजन इफ़िशेंसी इज़ 1। तो इफ़िशेंसी कब 1 होगी, जब T2 इज़ 0, मतलब टेम्परेचर ऑफ सिंक जब 0 हो जाएगा तब जो इफ़िशेंसी रहेगी वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन ये केस कौन से केस में, मतलब ये कब पॉसिबल है, जब वो आइडियल हीट इंजन होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसके बाद दो इम्पॉर्टेंट केस है कि इफ़िशेंसी, 5वें नंबर का पॉइंट था, इफ़िशेंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 है। सपोज इनिशियली अगर मैंने सिंक का टेम्परेचर ∆T से बढ़ा दिया, अगर T2 इज इक्वल टू कितना रहेगा, T2 प्लस ∆T, नया टेम्परेचर, सिंक का नया टेम्परेचर कितना हो गया, T2 प्लस ∆T हो गया। तो ऐसे केस में जो न्यू इफ़िशेंसी आएगी 1 माइनस, यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा, T2 प्लस ∆T डिवाइड बाय T1। बोलो सही है। तो आप लोग क्या बोलोगे इसको, 1 माइनस T2/T1, इसके भी नीचे जाएगा, ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस साइन भी जाएगा, माइनस ∆T/T1, सही है ना। T2/T1 प्लस माइनस माइनस कितना, ∆T/T1। तो ये जो था ये आपका पुरानी इफ़िशेंसी थी, तो न्यू इफ़िशेंसी इज इक्वल टू ये कितना रहेगा, पुरानी इफ़िशेंसी माइनस ∆T/ कितना T1। बोलो सही है। अब क्या हो जाएगा कि ये जो टर्म है, ये टर्म अगर इधर आई तो माइनस ∆T/T1। अच्छा ये ∆T भी किस में है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक, सही है, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक। ये इस तरफ आया तो माइनस बिकम प्लस, इज इक्वल टू ईटा माइनस ईटा न्यू, बराबर। तो जो भी इफ़िशेंसी में डिफरेंस आएगा वो इफ़िशेंसी में आने वाला डिफरेंस किसके इक्वल रहेगा, चेंज है ना, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स, इसके इक्वल रहेगा। बोलो सही है इतना। या फिर आप इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, इसको आपने इफ़िशेंसी बोल दिया है ना, ये जो लिखा है वो भी सही था, या फिर आप इसको एज इट इज़ ऐसे भी रख सकते हो। इफ़ इन अ केस, 6वें नंबर का पॉइंट बोल रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर ऑफ सोर्स ∆T से बढ़ गया, अगर सोर्स का टेम्परेचर ∆T से बढ़ गया तो ऐसे सिचुएशन में इफ़िशेंसी का फॉर्मूला कितना रहेगा, 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। ये तो ओरिजिनल इफ़िशेंसी थी, तो ये न्यू वाली कितनी रहेगी, 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 प्लस ∆T, बराबर है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे इसको, न्यू इफ़िशेंसी इज इक्वल टू ये टर्म यहाँ पे आएगी T1 प्लस ∆T माइनस T2 डिवाइड बाय कितना होगा, T1 प्लस ∆T। तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, नया इफ़िशेंसी पुराने इफ़िशेंसी में कुछ ऐसा डिफरेंस आ रहा क्या, हाँ सर। कब आ सकता है डिफरेंस, ज़रा चेक करो। तो क्या बोलोगे आप लोग, इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय T1 प्लस ∆T है, और ये T2 नीचे जाएगा डिवाइड बाय T2। तो ऐसे सिचुएशन में कितना होगा, 1 माइनस 1 डिवाइड बाय ये कितना होगा, T1 बाय T2 प्लस ∆T बाय T2।
सही है। एक तो ये भी सिचुएशन सही बन रही थी, दूसरी ये भी सिचुएशन सही बन रही है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो कितना होता है सॉल्व करने पर। T1 प्लस T1/T2 का एक रेशो तो यहाँ पर आ गया है, -1 + 1 करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक काम करो, इसको T2 को यहीं पे रहने दो, इसको इधर लेके गया तो कितना होगा T1 प्लस ΔT माइनस T2 डिवाइड बाय T1 प्लस ΔT। ये रहेगा न्यू एफिशिएंसी। ओल्ड एफिशिएंसी कितना था, इतना था। इसको अच्छे से सॉल्व किया तो T1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। सही है। तो आपको यहाँ पे T1 माइनस T2 नज़र आ रहा है क्या कहीं पे? देखो कितना T1 माइनस T2 प्लस ΔT डिवाइड बाय कितना रहेगा T1 प्लस ΔT रहेगा। सही है। तो जो आप अगर T2 से इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाना चाहते हैं, यहाँ पर T2 से इंडिपेंडेंट अगर रिलेशन बनाना है तो कैसे बनेगा? एक रिलेशन देखो जिसमें, क्योंकि अब यहाँ पर क्या ही कर सकते हो तुम, T2 इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाने का ट्राई करो। तो अगर T2 इंडिपेंडेंट रिलेशन बनाना है तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 है, तो ये 1 या फिर ये पूरी टर्म अगर इधर आ गई तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। देयरफॉर T2 इज इक्वल टू T1 1 माइनस ईटा बोल सकते हैं। T2 इज इक्वल टू T1 1 माइनस ईटा। और फिर आप यहाँ पे क्या डाल दो, T2 की वैल्यू पुट कर दो। और अगर आपने यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट कर दी तो ये इक्वेशन कैसे दिखेगा? T1 प्लस ΔT माइनस T2 के बदले कितना आएगा T1, है ना? ये कितना है T1 माइनस ईटा T1 माइनस ईटा T1 डिवाइड बाय T1 प्लस ΔT। सही है। तो यहाँ पे ईटा न्यू, तो ये जो T1 प्लस ΔT है ये इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। और अगर ये T1 प्लस ΔT इस तरफ जाएगा तो ये T1 प्लस ΔT है, T1 प्लस ΔT कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा 1, और माइनस साइन अगर कॉमन निकाल लिया और T1 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचा 1 माइनस ईटा, और डिवाइड बाय नीचे में कितना बचा, ये तो 1 हो चुका था तो यहाँ पे कितना बचेगा T1 प्लस ΔT। तो इस तरीके से भी आपको रिलेशन, क्या हुआ, रुक दिया, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों नीचे का नहीं दिख रहा था? ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है। मतलब T1 इंडिपेंडेंट फार्मूला बनाने का मतलब T2 इंडिपेंडेंट फार्मूला बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको ये दे देगा कि आपको सिंक का टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, और सिंक का टेम्परेचर अगर अवेलेबल नहीं है तो सिर्फ सोर्स का टेम्परेचर है, इफ़िशियंसी है, बराबर है सोर्स का टेम्परेचर है, इफ़िशियंसी है, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स है। तो ऐसे सिचुएशन में नया इफ़िशियंसी कितना होगा, तो उसके लिए आप लोगों को ये फार्मूले ध्यान में रखने पड़ेंगे। ठीक है। फार्मूला एक तो ध्यान में रखो या फिर डायरेक्टली आप लोग कभी भी डिराइव कर सकते हो। चलो ठीक है।